गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ, फिल्म मेकर हूँ और एनिमल लवर भी हूँ। ये तो आप सबको पता ही चल गया होगा। अब तक मैं जानवरों के बारे में बहुत बात करती हूँ और मैं कुछ आज बात करूँगी अपनी सक्सेस जर्नी की। कुछ शायद लोग मोटिवेट हों उससे, शायद कुछ लोग को अच्छा लगे। मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी सक्सेस जर्नी की बात करूं। हाँ, ऐसा होता है कि जब आप सक्सेस जर्नी खुद के बारे में बोलते हैं तो आपको सुनने में बड़ा अजीब लगता है। अरे, मैंने सक्सेस कहाँ तक अभी तो पाई नहीं, मैं कैसे अपने को सक्सेसफुल बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। अभी तो मेरी जर्नी शुरू भी नहीं हुई है। अभी मैंने तो 4 ब्लॉकबस्टर बनाई नहीं, या मैं अभी तो नंबर 1 बना नहीं, तो मैं अपने को सक्सेसफुल कैसे बोल सकता हूँ। ऐसा हम लोग सोचने लगते हैं। जी हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचती थी अभी तक कि मैं अपने को सक्सेसफुल कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि सो कॉल्ड बॉलीवुड लैंग्वेज में अभी तक मेरी पहली फिल्म कुकी जो है एक ब्लॉकबस्टर नहीं बनी। फाइनेंशियली, क्रिटिकली लोगों को ज़रूर पसंद आई। अभी तक आप उसका IMDb चेक कर सकते हैं। कुकी का जो 10 में से 6 या 7 पे है, 1 साल करीबन होने को आ रहा है। Feb 28 को रिलीज़ हुई थी, जो इसको मैंने प्रोड्यूस किया था और जिसमें 3.5 स्टार्स इसको स्टिल कंटिन्यू कर रही है। जबकि कुली नंबर 1 जैसी फिल्म जो रिसेंटली रिलीज़ हुई है, वो उसकी ऑलरेडी IMDb रेटिंग डाउन हो चुकी है काफ़ी। सड़क 2 की काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो उसके हिसाब से मेरी फिल्म भगवान की दुआ से, आप लोगों की ब्लेसिंग से काफ़ी अच्छा कर रही है, क्रिटिकली अच्छा कर रही है। US और UK में अमेज़ॉन प्राइम पे है और मलेशिया भी जा रही है। तो इस तरह से मैं अपने को सक्सेसफुल मैंने देखना शुरू किया कि अगर मैं एक न्यूकमर के हिसाब से देखूं, मैं पाऊंगी कि मैंने इतना तो अचीव कर लिया जो शायद किसी और के लिए ड्रीम हो सकता है। तो हमको हमेशा अपने सक्सेस को, पैरामीटर्स को अपनी निगाहों से नहीं देखना है। आई एम वेरी हंग्री पर्सन। मतलब मैं फिल्में देखती हूँ, कोई भी फिल्म देखती हूँ तो मेरा कीड़ा कुलबुला जाता है फिल्म मेकिंग का, और मैं उसको क्रिटिकल तरीके से देखने लग जाती हूँ, नज़रिए से देखने लग जाती हूँ। इसलिए मैं हर फिल्म को जब देखती हूँ तो मैं बीच में 1 मिनट की डिस्टर्बेंस भी मुझे अच्छी नहीं लगती। कोई भी आके बोले या डिस्टर्ब करे, क्योंकि मैं बहुत सीरियसली देखती हूँ। शायद भगवान ने इनबिल्ट मेरे अंदर ये भेजा है, शायद यही करने भेजा है, आई डोंट नो। तो इसलिए आप और मैं एक टोटली होम मेकर थी, मतलब मैं कहाँ से कहाँ पे शिफ्ट की हूँ। तो इसलिए आप जब भी अपनी जर्नी को देखिए तो दूसरे के पैरामीटर से देखिए, अपने पैरामीटर से नहीं। हालांकि हमारी कोई दिक्कतें ऐसा नहीं कि बहुत कम हो गई। स्टिल मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए डायरेक्टर्स को अप्रोच कर रही हूँ। 2 नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स बना रही हूँ जिसके लिए अप्रोच कर रही हूँ लोगों को। पर मैं एक चीज़ आज की डेट में कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैं जहाँ भी पहुँची हूँ वो शायद किसी का सपना हो सकता है। मेरे पूरी फैमिली की हिस्ट्रीज में सालों साल पुरखों तक में किसी ने ये काम नहीं किया था। एक लेडी के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात थी। आर्मी के लिए बहुत प्राउड की बात है कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन की लेडी इस मुकाम तक पहुंची। इनफैक्ट आर्मी से मुझे इतने कॉल आए कि लगता था मैं एक लड़ाई जीत गई हूँ। मैं बॉर्डर पे मैंने एक लड़ाई विन की है, क्योंकि इतने खुश थे लोग। और सबसे बड़ा स्ट्रगल उसमें था कि हम सिंस वी आर नॉट दैट फाइनेंशियली रिच पीपल, वी आर नॉट लीडिंग ए लाइफ स्टाइल, वी आर अर्निंग मनी ऑन ए डेली बेसिस और अ मंथली बेसिस। सो इस मनी को क्रिएट करना, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स ने भी सुना कि मैं फिल्म लाइन में जाने की बात कर रही हूँ तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि भाई फिल्में तो करोड़पति बनाते हैं, तुम कहाँ से बनाओगे।
और हम कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि एज ए पेरेंट एक बात आपको लगती है कि भाई हम कैसे कर पाएंगे सपोर्ट तुमको। तो वो शुरू से पूरी फैमिली मेरी इस फेवर में थी कि मैं कैसे इस चीज़ में ना जाऊं, बिकॉज ऑफ देयर कंसर्न्स, एंड देयर कंसर्न्स वर करेक्ट कि भाई मैं कहीं जाके फंस ना जाऊं, या वो जो केसेस पढ़ते हैं कि मैं इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना आ जाऊं कि कल को अपने को कुछ कर लूं या अपने को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर लूं या फैमिली को कुछ प्रॉब्लम आ जाए। पर धीरे 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 करके जब उन्होंने मेरा ज़िद और जुनून देखा, जब देखा कि उन्होंने मैं हर तरह की नॉलेज, सब तरह की मेहनत कर रही हूँ इन चीज़ों के लिए, तो उनको ये विश्वास आने लगा कि हम मेंटल सपोर्ट ज़रूर करेंगे। फाइनेंशियली हर आदमी जितना सपोर्ट कर सकता है, और जगह जगह से हमको थोड़ी थोड़ी क्राउड फंडिंग आई और उससे कुकी तैयार हुई। तो मैं अब आपको इसलिए मैं कहती हूँ कि सपने ज़रूर देखिए। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, बट अपने विश्वास को बना के रखना ही सबसे डिफ़िकल्ट काम है। सपने ऐसे मत देखिए कि जो रात में देखता है और आदमी सुबह भूल जाता है। सपने ऐसे देखिए कि वो आपकी आँख की पुतलियों पे छप जाएं और लोग डेयर ना करें आपके सपनों को रौंदने का। वैसे सपने देखिए और खुल के मेहनत करिए और दबा के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करके जिए, क्योंकि जर्नी ये एंजॉय करने वाली है, लड़ाई लड़ने वाली नहीं है। मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आई हूँ, तो मैं आप लोगों को इंस्पायर करने आई हूँ, आप लोगों को प्यार देने आई हूँ, आप लोगों से बात करने आई हूँ। इसलिए मैं लिटरली अब इसके लिए भी बॉदर नहीं करती कि मेरे कितने वीडियोस को कौन लाइक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। जो मेरा इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर है। मैं आज उसी चीज़ के बारे में आपसे बात करूँगी। तो अब मैं थोड़ा सिस्टमेटिकली इस चीज़ को ले जाती हूँ। मुझे याद है मैं पूना से बॉम्बे आई थी, ये शायद अभी तक पता चल गया होगा लोगों को, और मैं काफ़ी, हम लोग ट्रांसफरेबल उसमें रहे तो कहीं भी एक जगह सेटल नहीं हो पाए। और मेरा बेटा शुरू से काफ़ी सिक रहा, बहुत सिक रहा। तो 12-13 साल, 15 साल, 20 साल तो मेरी लाइफ के ऐसे ही निकल गए। जब मैं 23 की जस्ट थी मेरी मैरिज हुई थी, तो करीबन समझिए 45-46 ईयर्स तक तो मेरी लाइफ की इन्हीं सब फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड ज़्यादातर अवे रहे बीइंग अ डिफेंस ऑफिसर, तो मैं ज़्यादातर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज ए सिंगल मॉम की तरह लुक आफ्टर किया है। और इस बीच के रेशियो को बनाना कि हस्बैंड इज़ अवे, you have to look after everything and you only have to focus on the priorities is very difficult. It's extremely difficult. Along with this, मैंने कहाँ नहीं जगह जगह चक्कर काटे होंगे मेडिकल डॉक्टर के, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं थोड़ी सी अपसेट हो जाती हूँ जब लोग बिना मेरी स्टोरी को जाने कमेंट कर देते हैं। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैंने छोड़ी इस बात को, मैं जिक्र नहीं करना चाहती, मैं कोई भी नेगेटिव वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, तो मैं पॉजिटिव ही बात आपसे करूँगी। तो वाइल दिस जर्नी, मेरा शुरू से जब मैं यंग थी तब से मेरी इच्छा थी, क्रिएटिव शुरू से थी। आई थिंक 19-20 साल की थी तब से बहुत क्रिएटिव थी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी। और पेरेंट्स के पास एक मिडिल क्लास फैमिली को हम लोग सुपर, मतलब फादर जो हैं वो सैलरीड जॉब में थे, इंश्योरेंस लाइन में थे, तो फादर ने ज़्यादातर अपने घर को सपोर्ट किया, अपने पिताजी को भी पैसे भेजते थे। उसके बाद उनका पूरा फोकस था कि मैं अपनी बेटियों को अच्छी पढ़ाई कराऊं, इस लायक बनाऊं, और उन्होंने उसी चीज़ पे फोकस किया। और मैं देखती रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अफोर्ड कर पाएंगे कि मैं कुछ अच्छे कोर्सेज ज्वाइन कर लूँ या अच्छी क्रिएटिव लाइन के लिए कुछ और अपने अंदर डेवलपमेंट कर लूँ। तो मैं चुपचाप से रहती थी, मैं बोलती नहीं थी इन चीज़ों को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी थी।
तो अपने ड्रीम्स मैंने अपने अंदर दबा लिए, हालांकि मैं बहुत जूझती रही और मुझे कई जगहों से ऑफ़र आए, पर मेरे को लगता था मैं अपने पेरेंट्स से कैसे बोलूं, कैसे बात करूं, क्योंकि एक तो ब्राह्मण समाज, दूसरा उस समय का टाइम 90s की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो मुझे पता था कि बहुत चीज़ें घर पे अलाउ नहीं होंगी, और हमने जो अपने संस्कारों में सीखा था कि हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट कभी नहीं जा पाएंगे, तो मैंने उनसे कभी नहीं बोला। पर वो कहीं ना मन ही मन मेरे संघर्ष को समझते थे, तो वो जैसे वो समझते थे वैसे मैं उनको समझती थी, पर बोलते दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं थे। और मैंने जो सही समझा उस समय उनका साथ देना ज़रूरी समझा, और ऐसा ही हम करते हैं क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को बेहद प्यार करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमको बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मैंने उनकी चीज़ों को समझ के कभी मुंह नहीं खोला, और 23 साल की जैसे ही मैं हुई वैसे मेरी मैरिज हो गई। डिफेंस में जाना मेरा शौक़ था, मेरी प्रायोरिटी थी, पर मुझे नहीं पता था कहीं से भी कि इतनी कठिन लाइफ है कि जंगलों में ज़िंदगी बीतेगी या लाइन ऑफ कंट्रोल पे ज़िंदगी बीतेगी। हस्बैंड जब पहली बार गए तो मुझे लगा अरे अभी तो शादी हुई, शादी 2 महीने भी नहीं हुए और हस्बैंड को मूव करना पड़ा मुझे अकेले छोड़ के। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब आए और चले गए, और शुरू की दिक्कतें, आप इन लॉज के साथ भी एडजस्ट कर रहे हो और चीज़ें भी एडजस्ट कर रहे हो। और 1 साल में मेरा फिर बेटा हुआ, और जब से बेटा हुआ उसके बाद से हम जंगलों अलग अलग जगहों पे, मतलब कहाँ नहीं घूमे, ऑल ओवर इंडिया, कैसे कैसे रास्तों पे गए, कैसी कैसी जगहों पे गए, वो तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टोरी है। बड़ी हार्ड लाइफ हमने देखी। और उसके साथ जब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो पता चला कि डॉक्टर के नेग्लिजेंस से उसको कुछ इश्यूज हो गए डिलीवरी के टाइम, जो 90% डॉक्टर्स ने कहा कि क्योर नहीं हो पाएगा, विच एज ए मदर मेरे लिए सुनना बहुत ही। तो कॉल आ गई थी बीच में, तो वीडियो मुझे कट करना पड़ा। और मैं जैसे बता रही थी कि माँ के लिए बड़ा कठिन होता है ऐसी बात सुनने का, पर मैंने ठान लिया कि नहीं, मैं इस चीज़ को करके दिखाऊंगी। और हर मंदिर, हर दरगाह जब होता है, आपके पास प्रॉब्लम आती है, तो धर्म जात कोई मैटर नहीं करती, मतलब जितनी भी जगह मैं जा सकती थी वहाँ जाके मैंने शिरडी, कहाँ नहीं मन्नतें मांगी। मेरी माँ शिरडी गई, हर जगह हमने मन्नत मांगी, हर जगह। सिंस फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत कुछ दिखाया, और फाइनली मेरे ख्याल से 20-25 साल हमको लग गए ज़िंदगी के इसी चीज़ में, ठीक करने में। और आज मेरा बच्चा पूरी तरह से ठीक है, स्वस्थ है। हालांकि उसकी वजह से बच्चा मेरा डिस्लेक्सिक हो गया, जो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। तो मेरा शुरू से हम दोनों का टेम्परामेंट था कि मैं स्किल डेवलप करूं, और उस स्किल को डेवलप करने के लिए ज़रूरी था मैं भी उस स्किल को अपने अंदर डालूं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड हिज स्किल्स विच आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, इज़ टेक्निकली वेरी साउंड, तो मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पाती उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, पर इसीलिए मैं फिल्म नेट का क्रिएटिव देखती हूँ, टेक्निकल टेक्नोलॉजी देखता है, पर उसके इमोशंस को समझना ज़रूरी था, क्योंकि हम बहुत ही एकेडमिक फैमिली को बिलीव करते हैं जहाँ पे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा जोर है। तो इस पीयर प्रेशर से निकलना बहुत मुश्किल चीज़ थी हमारे लिए, क्योंकि फैमिली प्रेशर इमेंस था, सब डॉक्टर इंजीनियर, मतलब सब इसी से घर मेरा बड़ा हुआ है। तो स्किल एजुकेशन मोदी जी ने अब थैंकफुल टू हिम, आई एम वेरी थैंकफुल कि वो स्किल्ड इंडिया पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत बढ़ावा मिल रहा है जो एकेडमिकली अच्छे नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एंड बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसलिए अगर आपके बच्चे को ये इशू है तो पहली चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं, वो बहुत बेहद इंटेलिजेंट है, उसका एकेडमिक नॉलेज किसी और जगह पे है जो एक कॉमन आदमी का नहीं होगा। तो उसको अगर आप क्वालिफिकेशन मान के चलेंगे तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे। तो मैंने उसकी उस एकेडमिक नॉलेज को उसने अपने आप डेवलप किया, हमें पता भी नहीं चला उसने कब टेक्नोलॉजी को इतना सीखा, और हमने उसकी स्किल को समझा कि नहीं, वो इस एरिया में स्किल्ड है, और हम उसकी नॉलेज को
एक्नॉलेज करते हैं एज ए पेरेंट। सबसे पहले ज़रूरी हम एज ए पेरेंट एक्नॉलेज करें, तभी कोई और कर पाएगा। तो हमने किया, पर उसकी भी सोशल लाइफ नहीं रही बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस, और मेरी भी कोई सोशल लाइफ नहीं रह पाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उसको लेके हमेशा पूरे समय जूझी रहती थी कि मुझे इसको ठीक करना है, ठीक करना है। और फाइनली हम सक्सीड हुए। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा भगवान ने मेरे पर यही की, और मैं हमेशा भगवान से इसके लिए शुक्रगुजार रहूँगी। तो उस समय भी मेडिकली हमने इस वर्जन को फेल किया कि ये नहीं हो सकता। 90% डॉक्टर ने बोला। ओके, तो विश्वास से सब कुछ होता है, और विश्वास, मेहनत और लगन से सब कुछ होता है। और माँ हूँ तो कैसे छोड़ देती इस चीज़ को। तो ये सब करते करते मैंने बताया कि हम पूना आए, और पूना से फिर FTI जाना शुरू किया। और FTI में लोगों ने, मैं ध्रुव को लेके जाती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट था इस एरिया में, बट टेक्निकल इंटरेस्ट बहुत था, बट एकेडमिकली वो FTI के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता था। तो मैंने रिक्वेस्ट करके भेजा कि इसको इस इन्वायरमेंट में थोड़ा जाके देखने दीजिए, इसको इंटरेस्ट आता है। तो जाके कितनी बार FTI घूमने जाते थे, हम सिर्फ लेके जाती थी मैं। वहाँ पे लोगों ने धीरे धीरे इनकरेज किया कि क्यों नहीं आप इस पैशन को सही मायने में उतारती हैं, और आप बॉम्बे जाके वाकई कुछ कर सकती हैं। आपके अंदर वो जोश और जुनून है, मेहनत करने की भी कैपेसिटी है, और बेटा भी कर सकता है। तो फिर मैंने सीरियसली इसके लिए थॉट करना शुरू किया। पर बॉम्बे के नाम से डेफिनेटली हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि बॉम्बे जैसी सिटी को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत, हर चीज़ यहाँ बहुत महंगी है। और बॉम्बे तो हमने साथ ज़िंदगी नहीं सोचा था, क्योंकि हम लोग की आर्मी में कोई ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में पोस्टिंग नहीं होती। मतलब पूना वूना जाना हमारे लिए स्विट्ज़रलैंड के बराबर था। जनरली हम लोग छोटे छोटे प्लेसेस पे जाते हैं या बॉर्डर्स पे जाते हैं, तो इन बड़ी जगहों के बारे में तो हम कभी सोचते भी नहीं। तो फिर बॉम्बे आना और अकेले रहना और बिल्टअप करना, मतलब बहुत बड़ा डिसीज़न था। फैमिली भी बहुत अगेंस्ट रही, पर मैंने जैसे किसी की नहीं सुनती कुछ डिसीजन कॉल्स में, बेटे को ठीक करने में किसी की नहीं सुनी, वैसे यहाँ पे भी नहीं सुनी। और सारा सामान लेके खुद ही अकेले आई। सारा ट्रक व्रक करना, कैसे आएंगे, कैसे शिफ्टिंग होंगी, सब हमने अकेले किया, और मैनेज करके मैं यहाँ पे आई। और हमारी जर्नी शुरू हुई स्ट्रगल करने की, हम आगे बढ़ने की। और जैसे कि शुरू में सबको चीटर्स मिलते हैं, कहते हैं लोग, फिल्म इंडस्ट्री में आने की फ़ीस लगती है, तो मेरे को भी शायद फ़ीस पे ऑफ करना था। तो मैं लोगों से मिलना शुरू करी, और कुछ लोगों ने चीट किया चीज़ें कराने के चक्कर में। हमने ऑफ कोर्स मनी भी लूज़ किया। फिर भी लोगों को ये लगा कि शायद अब मैं पैकअप करके यहाँ से चली जाऊँगी, पर मेरा जवाब उनको यही था कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं पैकअप करके यहाँ से जाऊँगी, तो मैं जाने वाली नहीं, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं हिम्मत कभी नहीं हारती। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक अंदेशा ये है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आपके साथ सही हो रहा है। तो मैं पैकअप करके नहीं गई, और फिर मैंने अपनी जर्नी जारी रखी। मैंने सोचा कि मेरे पास कोई कांटेक्ट तो है नहीं, कोई सो कॉल्ड फादर फिगर भी नहीं है मेरा, यहाँ कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, तो मैं कैसे काम आगे बढ़ाऊँगी अपने। मैं कुछ लोगों के साथ फिर मैंने लग के ऑपरेट करना शुरू किया, तो शायद उनको मुझे इंट्रोड्यूस कराने में भी प्रॉब्लम होती थी। वो कहती थी व्हाट विल यू पुट ऑन द टेबल, जब मैं किसी और के सामने बैठा हूँ। तो सबको लगता था मैं बड़ी नाइव हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ, मैं कहाँ से कर पाऊँगी। तो एक वो मुझसे अच्छे बनने के लिए या एक मेरे सामने डिसेंट देखने के लिए मुझसे मिल तो लेते थे, बात तो करते थे, बट एक्चुअली इन हार्ट उनके, और मैं डेफिनेटली बहुत सारा मनी लेके तो आई नहीं थी, तो वो भी एक अट्रैक्शन पॉइंट नहीं था यहाँ पे किसी का मुझसे मिलने या बात करने का। पर मैं बहुत सारा मेहनत, विज़न और बिलीव ज़रूर लेके आई थी। तो वो जिद से जुनून तक पहुँच चुकी थी चीज़ें मेरी,
और हम लड़ाई लड़ रहे थे। 2011 में आए थे और 2018 हो चुका था। आप सोच सकते हैं 7-8 साल का घना स्ट्रगल, इसमें मैं निकलती थी रोज, और मैं कहाँ जाऊंगी और किससे मिलूंगी मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट्स नहीं था। मैं हर एक से कॉन्टैक्ट्स मांगती थी कि भाई मुझे कोई कॉन्टैक्ट दे दीजिए, और मैं जिससे मैं मिल पाऊँ, जिससे मैं बात आगे बढ़ा पाऊँ, जिससे मैं सीख पाऊँ। सबसे आश्चर्य की बात है कि एक भी प्रोडक्शन हाउस ऐसा नहीं था जो आपको ये अलाउ करता कि आप आके और मेरे प्रोडक्शन हाउस के थ्रू कुछ सीख लीजिए, कुछ जान लीजिए। पाओ गॉड नोज लोगों को यहाँ पे इतनी इनसिक्योरिटी क्यों प्रॉब्लम है। मैं तो खुला ऑफर देती हूँ जिसको भी एज ए इंटर्न मेरी कंपनी को आके ज्वाइन करना है। 6 सेंस सिनेविजन है मेरी कंपनी का नाम। जिसको भी आके ज्वाइन करना वो आके ज्वाइन करे और सीखे और जानकारी लेके फिल्म मेकिंग कैसे होती है। मेरे किसी भी प्रोजेक्ट में आकर के आप, अगर आपको जुनून है, मेरी तरह से जुनून होना चाहिए पर, तो आप आकर के एज ए इंटर्न आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तो कोई अलाउ नहीं कर रहा था, कोई जाने भी नहीं दे रहा था, और फैमिली से भी लगातार प्रेशर था कि अब बॉम्बे छोड़ दो। तो मैं एक दिन ऐसे ही अपनी टेरेस पे बैठी थी, आंख में आंसू थे मेरे कि मैं हार तो नहीं मानूंगी, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी बॉम्बे। और धीरे धीरे करके मुझे बॉम्बे से भी इंतहा प्यार होने लगा था। मुझे बड़ी प्रोफेशनल सिटी लगती थी और बहुत टफ है सिटी। ये आपको टफ बना देती है, ये आपको अंदर से मजबूत बनाती है ये जगह, क्योंकि आपको यहाँ सरवाइव करने के लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। भाई साहब, यहाँ आपको आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं बैठ के सोच रही थी, तो मेरे दिमाग में सडनली ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी एक फिल्म बनाऊं। अब जब मैंने बात घर में डिस्कस की कि मैं अपनी एक फिल्म बनाऊं, तो लोगों के डेफिनेटली रोंगटे खड़े हो गए। अरे भाई, तुम कैसे करोगी, पैसे कहाँ से आएंगे, मैं तो कुछ पता नहीं है, लोग तुम्हें चीट कर जाएंगे। हस्बैंड ने कहा पहले भी लोगों ने चीट किया है, फिर से लोग चीट कर जाएंगे, क्यों तुम ये पंगा लेना चाहती हो, तुम पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। मेरे दिल ने कहा सिर्फ कि मैं कर सकती हूँ, और मैंने दिमाग की नहीं दिल की सुनी, और मैं डट के तैयार हो गई। मेरे साथ मेरा बेटा था। मैंने कहा, हम दोनों ने कहा इनफैक्ट, कि उसने ऑफिस देखने शुरू किए और मैंने एक डायरेक्टर ढूंढना शुरू किया कि भाई मुझे एक फिल्म बनानी है। डेफिनेटली मैं फर्स्ट टाइमर थी, तो कोई स्टेब्लिश डायरेक्टर तो आकर के मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं जाता। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की। मैंने कहा भाई मुझे कोई ऐसा डायरेक्टर बताओ, मुझे एक फिल्म बनानी है, हॉरर फिल्म बनानी है, तो मुझे कोई ऐसी डायरेक्टर बताओ जो इस जॉनर को हैंडल कर सकता हो करेक्टली। तो उसने एक बंदे का नाम लिया, मैं मिली, मुझे पर्सन ठीक लगी, और हम दोनों ने की वाइब भी काफ़ी मैच होती हुई लगी, और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया आपस में, और उससे कुकी का जन्म हुआ। और फिर हमने ऑफिस तलाशने शुरू किए। तो मैंने जब उसको बताया कि मैंने ऑफिस ढूंढना शुरू किया, तो शुरू में उसको लगा यार ये मिडिल क्लास सी लेडी ये क्या फिल्म बनाएगी, शायद ये ऐसी कुछ बातें हमसे आके कर रही होंगी। पर मेरे और मेरे बेटे ने मिलके हमने ऑफिस भी तलाशना शुरू कर दिया, और मैंने जब बताया कि मैंने ऑफिस ले लिया है, तो उनके होश ठिकाने हो गए कि भाई ये तो बहुत ही अजीब ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, ये तो बस मतलब जो कर चुकी ये तो इन्होंने तो शुरू भी कर दिया काम। तो फिर हमारी राइटिंग शुरू हो गई। फर्स्ट ड्राफ्ट आया, फाइनल ड्राफ्ट आया, और मैंने शूट का जो डेट डिसाइड किया था, तब तक हमारे ऑडिशन चल रहे थे फाइनल लीड के लिए, और साथ ही साथ हमारी एक अलग ज़िंदगी पर्सनल फ्रंट पे हम झेल रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली ये फर्स्ट टाइमर थे हम। तो आपको पता है कि हम हर एक्टर को अप्रोच नहीं कर सकते थे, और मेरे कॉन्सेप्ट में ये था कि जैसा मेरा कॉन्सेप्ट है मैं वैसे ही फेसेस लाऊंगी। अगर जॉनर ऐसा है तो उसके हिसाब से ये चीज़ें चलेंगी। तब तक मुझे बिजनेस सेंस नहीं समझ में आता था इंडस्ट्री का, व्हाट इज़ कॉल्ड बिजनेस। ये मैंने मिस्टेक यहाँ पे किया कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव्स में थी। यहाँ पे क्रिएटिव्स की कोई वैल्यू नहीं है, टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है, आप जान लेना। यहाँ पे बिजनेस की वैल्यू है। तो बिजनेस सेंस मैंने अब बहुत सीख लिया है चोट खा करके। तो मैं
घर पे हम एक फ्रंट और लड़ रहे थे फाइनेंशियल का, मतलब कहाँ से फ्रेंड्स को बोल के, इससे बोल के, उससे बोल के, छोटे मनी हर जगह से डलवा रहे थे। और मतलब ये होता था कि हमारे खाने का भी एक बजट था रोज का। हम उस बजट के, मेरे को याद है 100 रुपया पर डे था कुछ अपना बजट पर पर्सन। और मिनिमम स्टाफ के साथ मैं काम कर रही थी, तो और मेरे बेटे ने और मैंने ने पेंट्री में खड़े होके बर्तन तक साफ किए, और जाके उसके बाद हम प्रोड्यूसर की चेयर पे बैठ जाते थे, कॉन्फिडेंटली उसी तरीके से बात कर लेते थे। फिर जब बात आती थी किसी से बात करने की, या उसको अपॉइंट करने की, या उसको रखने की, या उसके साथ काम करना है कि नहीं करना है, टेक्निकल टीम थी या डायरेक्शन टीम थी या बाकी एक्टर्स थे, सब डिपार्टमेंट को हमने खुद ही हैंडल किया, 1 to 1 सबसे बात किया, और एक अपनी समझ में एक अच्छी टीम बनाई। और हर वक्त मैं एक प्रेशर से जूझ रही थी, जिसको मैं किसी और से बता भी नहीं सकती थी। सिर्फ मेरे चेहरे पे एक स्माइल रहती थी जब लोग मुझसे मिलने आते थे। और मुझे याद है कि ऐसा करते एग्जैक्ट उसी डेट पे हम शूट के ले गए, हमें हमारी मेन लीड मिली, हम शूट पे एग्जैक्ट उसी डेट पे गए जिस डेट पे हमको जाना ड्यू था। क्योंकि मैं लोगों के सामने ये नहीं कभी दिखाया, कभी किया भी नहीं मैंने कि मैं कुछ कमिट करूँ और कुछ करूँ ना। तो मैं उस थ्योरी में अपने को नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि बहुत फेक लोग इंडस्ट्री में हैं, तो लोग आपको भी उस कैटेगरी में फट से डाल देते हैं, या तो बॉलीवुड बना देते हैं या तो उस कैटेगरी में डाल देते हैं कि आप फेक हैं। तो हम उसी डेट पे गए, और जैसे कि शुरू होता है, कुछ कॉस्ट डायरेक्टर्स के कुछ गलत चले गए, और हमें मेन लीड को ही अपना चेंज करना पड़ा 2-3 दिन के अंदर जा कर के शूट के टाइम पे। फिर हमने उसकी भी तलाश की, शायद भगवान चाहते थे कुकी खड़ी हो जाए, और हमको मिली एक, और कुकी बनी पूरी, शूट हुई बहुत अच्छे से। मुझे याद है कि रोज़ में स्टाफ, मतलब कॉफ़ी तक, एक बॉटल एक्स्ट्रा कॉफ़ी तक मेरे उसमें ना रहे स्टॉक में, यहाँ तक मैं चेक करती थी कि कोई भी चीज़, क्योंकि एक एक बजट, एक एक रुपया, मतलब लोग हैरान होते थे कि मुझे एक बॉटल पानी का भी कोई ऐसे एक घूंट पी के टेंडेंसी होती लोगों की, लोग छोड़ देते हैं, रख देते हैं। ये काम भी मैंने अलाउ नहीं किया कि भाई अगर बॉटल खोल रहे हो तो पानी को पूरा पियो। और गर्मी का दिन था, बहुत तेज़ गर्मी थी, 42 डिग्री टेम्परेचर्स में हमने शूट किया, 42-43 डिग्री टेम्परेचर था, गर्मी के बारे सबका बुरा हाल था। फिर भी कोई कमी नहीं हुई किसी को, किसी का पेट नहीं खराब हुआ, कुछ नहीं हुआ, फूड पॉइजनिंग नहीं हुई, क्योंकि मैं खाने और पानी पे बहुत सतर्क थी कि लगातार फ्लूइड्स पर कुछ वेस्ट ना हो, इसका भी ध्यान मैंने रखा। तो बहुत ही शू स्ट्रिंग बजट में इस फिल्म को बना के खड़ा किया। पर इस फिल्म का जहाँ तक टेक्नोलॉजी और फिल्म का प्रोजेक्शन था, वो उसको मैं कभी भी नीचे नहीं लेंगी। मेरा क्लियर था कि मैं वेयर आई विल स्पेंड द मनी, वेयर आई विल सेव द मनी। तो इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम आई, कुकी की आलोक डे जैसा मिक्सिंग इंजीनियर आए, विक्रम गायकवाड़ जैसे मेकअप डिज़ाइनर आए, जिनको गूगल करके आप देख सकते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके कि उन्होंने मेरे जुनून को समझ के शायद एग्री किया मेरे इस प्रोजेक्ट पे काम करना। तो नहीं तो कुकी तो उनके लिए मतलब सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे प्रोजेक्ट पे इतने बड़े लोग आएंगे, पर उन्होंने सपोर्ट किया। हमने सिंग साउंड किया पहली ही फिल्म में, हैरी एलेक्सा यूज़ किया जो सबसे बढ़िया टेक्निकल कैमरा है। तो उन सब चीज़ों पे हमने पैसा डाला जो फिल्म को ऊपर उठाता। पर उसके बाद से शूट बहुत बढ़िया ख़त्म हुआ और पोस्ट की चीज़ें आ गई। पोस्ट में सिंस मैंने शुरू से आपको कहा था, और मैंने अपने डायरेक्टर को बता दिया कि भाई टेक्निकल एरिया मैं अभी थोड़ा लर्न कर रही हूँ, तो टेक्निकल एरिया तुम ज़रा अच्छे से संभाल लेना। पोस्ट में एडिट होगा, ऑफलाइन जाएगा, ऑनलाइन जाएगा, जो भी होना है वो चीज़ें आप समझ लेना और कर लेना। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी इन चीज़ों का मेंटल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर लेते लेते कि शूट के बाद मैं उठ भी नहीं पा रही थी बेड से, मेरे बुरे हाल थे। और मैंने अपना ऑफिस भी इनको दे दिया था कि भाई, ये कह रहे थे कि आप ऑफिस मत आओ, मैंने कहा ठीक है ऑफलाइन मैं यहीं पे करती हूँ।
मैंने अरेंज कर दिया, आप लोग एप्पल की मशीन पे काम करो, मैं नहीं आऊँगी। और भैया काम शुरू हो गया, सब चीज़ें शुरू हो गई। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं अपने फादर के बर्थडे पे अपनी फिल्म का प्रीमियर करूं और उनको, पेरेंट्स को मैं स्पेशली इनवाइट करूं इस फिल्म को देखने के लिए। मेरे फादर को याद है, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि तुमने मेरा सर आज मेरा गर्व से ऊंचा कर दिया, मैं बता नहीं सकता मुझे कितना प्राउड हो रहा है तुम पे। और मैं सुन के ये रोने लग गई ये बातें, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं इसी दिन का शायद वेट कर रही थी। और उनके बर्थडे पे जब मैं गए तो मैंने पूरी टीम और सबको इनवाइट किया था, सारे लोग फैमिलीज़ के साथ आए थे अपनी। और फादर बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतर जन्मदिन है। और जब हमने फिल्म देखना शुरू किया तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ें इश्यूज़ आ गई थी जिसको डायरेक्टर ने शायद ठीक से हैंडल नहीं किया था। शायद क्या, नहीं ठीक से हैंडल किया था वो 100%। हम तब श्योर नहीं थे, पर जब हमने सीख लिया इस बात को तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लग गई थी। तो उस समय तो हमने कुछ नहीं बोला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हमने अपनी कोशिशें जारी रखी उसको सेल आउट करने के लिए, उसको आगे रिलीज़ के लिए। इसलिए मेरी सलाह ये है कि जब भी आप फिल्म बनाएं तो ध्यान रखिएगा उसकी सेलिंग की श्योरिटी करके बनाइए, उसके बिजनेस एंगल को हमेशा ध्यान रखिएगा, और डायरेक्टर की चीज़ों को समझिएगा कि डायरेक्टर किस तरह से कैसे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो जब, और मेरा टू मच ऑफ ट्रस्ट करने की आदत है लोगों पे, तो मैं जब उसके बाद से मैंने क्योंकि तब डायरेक्टर बिल्कुल पीछे हट गए कि भाई मैं तो किसी को जानता नहीं। उसके पहले वो इंडस्ट्री में सभी को जानते थे जो वो काम करने आए थे, पर जब सेलिंग की बात आई तो उनका हो गया कि भाई मैं तो किसी को जानता नहीं। तो मैंने कहा तुम हटो पीछे, मैं इस काम को खुद ही जिम्मेदारी लेती हूँ। लिटरली मैं किसी को इंडस्ट्री में नहीं जानती थी, पर मैंने कहा मैं खुद इस चीज़ की जिम्मेदारी लूँगी और फिल्म को बेच के भी अब दिखाऊँगी, बना के दिखाया तो बेच के भी दिखाऊँगी। और मैंने सर्च करना शुरू किया, गई जज से वो गई, सब जगह स्क्रीनिंग किया, सब कुछ किया, कुछ नहीं हो रहा था फिल्म का। मैं बहुत डिसहार्टेड हो रही थी, मेहनत की जा रही थी, लग रहा था कहीं कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। रोज़ का दिन निकलना और फिर घर वापस लौट के आना, और मैं अपने डॉग के साथ, स्ट्रे डॉग्स के साथ रात में बैठ जाती थी, उनको खाना जरूर रात में 10 बज जाता था, लौट के अपने मुंह में डालने के पहले। मुझे पता है जानवरों के साथ मुझे इतना स्नेह है, मुझे कितना स्नेह है ये बात मुझे किसी को ना दिखाने की ज़रूरत है ना बताने की ज़रूरत है। तो मैं उनको खाना डालती थी, उनसे शायद मुझे सोल मिलता था, संतोष मिलता था। और उसके बाद मैं रोज़ स्ट्रगल को निकल के झेल रही थी। और तब मैं जब कुछ लोगों से मिली, कुछ बातें करी, बड़े छोटे सब तरह के लोग मिले मुझे इस समय, और मुझे लगा मेरी फिल्म को मुझे फिर से खोलना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा। और मेरी इंसानियत देखी या टू मच ऑफ सही थिंकिंग कह सकते हैं आप इसको, कि फिर मैंने उस डायरेक्टर को बुलाया, बोला कि भाई इसके कुछ पोर्शंस को हम री एडिट करते हैं। री एडिट ही बोलूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी फिल्म को ठीक करना था। और तो जैसे ही वो आके बैठे, फिर भी हम, मेरे और मेरे बेटे ने उनके लिए जगह छोड़ दी कि भाई आओ बैठो, सब हमने मैनेज कर लिया, स्टूडियो ढूंढ लिया, कहाँ पे काम हुआ क्या होगा। उन्होंने आते ही अपना एटीट्यूड और भाव दिखाना शुरू किया। और उसके बाद से हमने कॉल लिया, मेरे और मेरे बेटे ने मिल के कॉल लिया, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की टेक्निकल नॉलेज पे पूरा बिलीव था कि नहीं वो ये हैंडल कर ले जाएगा, और उसका साथ रहा तो मैं इसको हैंडल कर ले जाऊंगी। तो हमने उसको फिर हटाया। मैंने कहा थैंक यू सो मच। वहाँ के जो ओनर थे स्टूडियो के, उन्होंने कहा कि इस आदमी को तुम यहाँ पे एंट्री अगर दोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो देख रहे थे, वो समझ रहे थे कि एक लेडी किस तरह से भाग दौड़ रही है अकेले और कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा इसको मैं घुसने नहीं दूंगा अंदर। तो मैंने कहा सर अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं अब इस एरिया को खुद ही हैंडल करना चाहूँगी। उन्होंने कहा नहीं तुम करो, तुम कर सकती हो, मुझे पूरा विश्वास है। और उसके बाद हमारी लड़ाई शुरू हुई जी, पूरी चीज़ों को हमने ठीक किया, सारा कुछ किया। और
इतने सारे प्रॉब्लम्स थे फिल्म में, उसको मतलब एवरेज फिल्म को एक गुड के लेवल पे ले गए। ताजमहल तो नहीं बना पाए फिर भी, क्योंकि जो चीज़ें हो गई थी उसको हम पूरी तरह से कैसे ठीक कर लेते। रीशूट तो नहीं कर सकते थे, वो हमारे बजट और लग गए। वो कैसे मैनेज किया वो मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगी, नहीं तो मैं रोने लग जाऊँगी यहाँ पे। मैं नहीं चाहती मैं रोऊँ। और इसी प्रोसेस में मुझे ब्रेन हेमरेज का अटैक पड़ा। मतलब इतना ज़्यादा मेरा बीपी हाई हो गया, इस वजह से 200-250 पहुँच गया। मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि इतना ज़्यादा फिज़िकल वर्क और मेंटल वर्क प्रेशर मेरे पर आया। और बेटे के ऊपर फिर डबल वर्क आ गया। वो एक फिल्म लैब में जा रहा था और एक वो मुझे घर पे देख रहा था, जिसमें मैं वेजिटेबल की तरह पड़ी थी। मेरा हाफ बॉडी पैरालाइज हो चुका था और डॉक्टर के पास भी आ जा रहे थे, नहीं पता था कब तक ठीक होगा। तो मेरा बेटा उस ट्रॉमा को देख रहा था। भगवान करे ऐसा बच्चा सबको दे भगवान। उसने उस कंडीशन को भी मेरी देखा, जो उसके लिए बेड ट्रॉमा था। कोई जो लोग बाहर से आए वो तो आके थोड़े दिन में चले गए, पर वो कांस्टेंट मेरे साथ था। तो मेरी दवा देना, मेरा बीपी नापना, मेरा टाइम पे खाना, कितना खाना, क्या जाना क्या नहीं जाना, रात भर जगना मेरे साथ, विद होप कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी जान बच जाएगी। सारे तरह के टेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना, MRI कराना, कांस्टेंट उसने मेरा हाथ होल्ड करके रखा। और हम दोनों इस फाइट को बिना बोले लड़ते रहे। और आज मेरे मतलब मैं इतना डर जाती हूँ उन दिनों को याद करके भी कि आज को मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं जब गला चौक हो रहा, मैं मतलब हॉस्पिटल आना जाना, अभी भी मेरे को न्यूरो प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा बीच में बोलते बोलते मैं चीज़ें बोलने लग जाती हूँ। फिर भी मैं खड़ी हुई हूँ और खड़ी रहूँगी। और जब मैं ये डिसाइड किया कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, कोई सवाल नहीं पैदा होता। आपको 4 अटैक पड़ चुके हैं। जब डॉक्टर ने MRI किया तो पाया कि मुझे 4 बार ब्रेन स्ट्रोक हो चुका था, 4 बार ब्रेन हेमरेज, 3 बार माइल्ड, चौथा बार बहुत मेजर था जो 4 टाइम मुझे हुआ था। मेरी आवाज़ स्लर करती है अभी भी, मुझे अभी भी बेहद प्रॉब्लम्स है। मतलब कई बार इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। मेरे को लगता है मैं अपने को कुछ कर लूँ, पर फिर भी मेरा पैशन और मेरा पर्पस कि मुझे डॉग्स का एक शेल्टर बनाना है, जिसमें प्यारों को मैं जगह दूँगी। उनको मैं हर जानवर को खाना खिलाना चाहती हूँ, यहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ। और फिल्में बनाना मेरा पैशन है। इन पैशंस को मुझे पूरा करना है, इन पर्पसेस को पूरा करना है। ये चीज़ मुझे चैन से बैठने नहीं देती। और उसके बाद से मेरी फिर जर्नी शुरू हुई, जब डॉक्टर ने मुझे मना किया कि अच्छा मैं फ्यू आवर्स के लिए आपको अलाउ करूँगा बाहर निकलने का, क्योंकि मैं बार बार कहती थी डॉक्टर मेरे बच्चे का क्या होगा। मेरी फिल्म मेरा बच्चा ही थी। और अब तो सबको एक बात मिल गई थी कि भाई तुमको ये हेल्थ के साथ, तुम इस हेल्थ के साथ कैसे करोगी, क्योंकि जनरली ऐसी प्रॉब्लम्स में तो लोगों की डेथ हो चुकी है, हो जाती है। तुम बच गई हो, फिर भी तुम नहीं मान रही हो। और मैंने उसी में रिलीज़ की तैयारी शुरू करी और हमने सारे रिलीज़ का DNA मटेरियल खुद तैयार किया। इसीलिए मैंने कुकी के जो बिहाइंड द सीन्स डाले हैं वो मेरे खुद के प्रोड्यूस किए हुए हैं। और आपको दिखाया है कि पीछे हमने सिर्फ मेहनत की और सिर्फ काम किया है। और एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर की तरह मैंने कभी वर्क नहीं किया। मेरा एक सपना ही है कि मैं बॉलीवुड प्रोड्यूसर की तरह ऑपरेट करूं। हमने कोई जाके सेट पे क्रिकेट नहीं खेला, हमने कोई फन नहीं किया, क्योंकि हमें 17 दिन में शूट को अपने ख़त्म किया था। हम लोग गिरने लग गए थे सेट पे, इस तरह से हमने काम किया था। और मैं बहुतों की मेहनत कुछ लोगों की गलतियों की वजह से बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तो हम और मेरे बेटे ने लग करके
हमने सारे मटेरियल तैयार किए, पीएनए मटेरियल कलेक्ट किए, इसीलिए फ़ोटोशूट्स भी डाले हैं आपको। आप लोग को पसंद आते तो लाइक किएगा। फर्स्ट टाइम मैंने डायरेक्शन किया क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे खुद डायरेक्ट करना पड़ा चीज़ों को। बेटे ने सारा टेक्निकल संभाला कि फाइनली 28 फरवरी 2020 ना तो 2020 को रिलीज़ हुई। और अभी तक कुकी का IMDb आप चेक कर लो, मैं आपको बोलूँगी नहीं, आप IMDb खुद चेक करो और देखो कुकी का IMDb पिछले 1 साल से क्या चल रहा है, कितने लोगों ने कुकी को क्या वोट किया है, सब आपको उस पेज पे खुल के दिख जाएगा। तो हमें रिस्पेक्ट बहुत अर्न किया है। मैं मानूंगी कि इतनी बड़ी बिजनेस सक्सेस नहीं हुई कुकी, पर हमने बहुत कुछ सीखा और शायद मेरी जर्नी ने दूसरों को इंस्पायर करके जाए तो कि लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखें, मुश्किलों से हिम्मत नहीं हारें, क्योंकि मुश्किलें जब आती हैं तो शायद भगवान हमको टेस्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा बिलीफ ही हमको अब लग सकता है इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे बंद करती हूँ। अब आगे भी आप लोगों से बात करती रहूँगी। अगर सिंसियरली आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। शायद कोई आदमी जो निराश होकर बैठा हो इस ब्लॉग को सुन करके उसकी आशा फिर जग जाए। वंदे मातरम। जय हिंद।